गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री आई है ना, वो वाकई किसी खजाने से कम नहीं है। हम लोग एक बेहद विस्तृत प्रेजेंटेशन और स्टडी नोट्स के सेट पर बात करने वाले हैं। ये पूरी तरह से झारखंड की नदियों और वहां के जलमार्गों पर आधारित है। हाँ, और सच कहूँ तो जब कोई पहली बार इन नोट्स को देखता है ना, जिसमें इतनी सारी नदियों के उद्गम, उनके रास्ते, डैम्स, मतलब उनके फैक्ट्स की ऐसी लंबी लिस्ट है, तो दिमाग थोड़ा घूम जाता है। बिल्कुल घूमता है। मैंने जब पहली बार देखा तो मैं बस यही सोच रहा था कि कोई इसको याद कैसे रखेगा। लेकिन इन नोट्स की सबसे अच्छी बात वही है जिस पर आज हम फोकस करने वाले हैं। सही कहा, जो इन नोट्स में एक बहुत ही शानदार रणनीति दी गई है, जिसे ट्रिक सिंपल का नाम दिया गया है। हाँ, ट्रिक सिंपल। मतलब हम इस भारे भरकम डेटा को रटने के बजाय एक लॉजिकल तरीके से एक विजुअल मैप बनाकर और कहानियों के जरिए डिकोड करेंगे। आज का मकसद यही है कि सारी जानकारी बस दिमाग में बैठ जाए। और जो लोग भी भूगोल को समझना चाहते हैं या किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज की ये चर्चा वाकई एक मास्टर क्लास होने वाली है। बिल्कुल। तो इस मास्टर क्लास को शुरू करने से पहले इन नोट्स में एक बहुत ही कमाल की भौगोलिक तस्वीर खींची गई है। अगर हम झारखंड के नक्शे की कल्पना करें, खासकर छोटा नागपुर पठार की, तो उसकी तुलना एक उल्टे कटोरी या गुंबद से की गई है। हाँ, ये कटोरी वाली उपमा बहुत ही सटीक है। असल में अगर ये गुंबद वाला लॉजिक समझ में आ जाए ना, तो झारखंड का पूरा नदी तंत्र क्लियर हो जाता है। वो कैसे? देखिए, कल्पना कीजिए कि एक विशाल गुंबद के बिल्कुल बीचों बीच जो सबसे ऊंचा हिस्सा है, वहां पानी गिर रहा है। तो वो पानी क्या करेगा? सीधी सी बात है, वो ढलान के साथ अलग अलग दिशाओं में नीचे की तरफ बहेगा। बस, कोई धारा उत्तर की तरफ जाएगी, कोई पूरब, तो कोई दक्षिण की ओर। छोटा नागपुर का पठार बिल्कुल यही काम करता है। वो नदियों को जन्म देता है और उन्हें उनकी अलग-अलग दिशाओं में धकेल देता है। क्या बात है। तो इसी गुंबद वाले लॉजिक को आधार बनाकर ट्रिक सिंपल की पहली सीढ़ी पर चढ़ते हैं। हम्म। नोट्स के मुताबिक इतने बड़े नदी तंत्र को रटने के बजाय सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि पूरे राज्य को 3 प्रमुख बेसिन या नदी घाटियों में बांट लिया जाए। बिल्कुल। जब हम इन सभी जलमार्गों को 3 बड़े हिस्सों में तोड़ देते हैं, यानी दामोदर बेसिन, सुवर्णरेखा बेसिन और कोयल बेसिन, तो आधी उलझन तो वहीं सुलझ जाती है। हाँ, क्योंकि हर बेसिन का अपना एक अलग चरित्र है। हाँ, अपना एक अलग इतिहास है। तो चलिए सबसे बड़े और सबसे चर्चित नाम से शुरुआत करते हैं, दामोदर बेसिन। हम्म। नोट्स में इसे झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदी बताया गया है। तो इसका सफर शुरू कहाँ से होता है? दामोदर नदी का सफर लातेहर जिले के तोरी क्षेत्र से शुरू होता है। ये उसी छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है जिस गुंबद की हम बात कर रहे थे। अच्छा। और अगर आंकड़ों पर ध्यान दें, हम्म। तो ये नदी कुल 592 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 592 किलोमीटर। पर क्या यह पूरा सफर सिर्फ झारखंड के अंदर ही होता है? नहीं, नहीं। इसका पूरा सफर झारखंड में नहीं है। ये झारखंड में लगभग 290 किलोमीटर बहने के बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है और अंत में वहां हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। अब यहाँ नोट्स में ना इस नदी के जो उपनाम दिए गए हैं, मम्म। वो मुझे थोड़े विरोधाभासी लगे। विरोधाभासी। हाँ, मतलब एक तरफ इसे देव नदी या झारखंड की जीवन रेखा कहा जा रहा है, और ठीक उसी पैराग्राफ में इसके लिए बंगाल का शोक यानी सौरो ऑफ बंगाल शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है। मैं बस ये सोच रहा था कि एक ही नदी एक तरफ जीवन देने वाली और दूसरी तरफ शोक बनाने वाली कैसे हो सकती है? ये सच में बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब असल में हमारे इतिहास और भूगोल दोनों में छिपा है। कैसे? देखिए, जब दामोदर इन पत्थरों की ऊंचाई से उतरती है, तो इसका बहाव बेहद तेज होता है। पुराने समय में जब ये तेज बहाव वाला पानी मॉनसून के वक्त बंगाल के मैदानी इलाकों में पहुंचता था ना, तो ये अपने साथ भयंकर बाढ़ और तबाही लेकर आता था। अच्छा, इसी वजह से वहां के लोग इसे डर कर इसे बंगाल का शोक कहते थे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वहां ये तबाही मचाती थी। लेकिन फिर 1948 में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया गया, डीवीसी। यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन। हाँ, ये डीवीसी का आना एक टर्निंग पॉइंट था। नोट्स में ना इस प्रोजेक्ट को भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना यानी मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट कहा गया है। पर यह बहुउद्देशीय शब्द का व्यवहारिक मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब सिर्फ एक बड़ी दीवार खड़ी करके पानी को रोक देना है? नहीं, सिर्फ पानी रोकना तो एक सिंगल मकसद हुआ।
बहुउद्देश्य का मतलब होता है एक ही बड़े प्रोजेक्ट से एक साथ कई सारे लक्ष्य हासिल करना। जैसे? जैसे डीवीसी के तहत कई बड़े डैम्स बनाए गए। इसमें तिलैया, मैथन, पांचेट और कोनार डैम शामिल हैं। अब इन बांधों ने क्या किया? सबसे पहले तो उन्होंने उस तेज बहाव को रोका। जिससे बंगाल की बाढ़ रुकने। बिल्कुल, बाढ़ का आतंक खत्म हो गया। उसके बाद उसी रुके हुए पानी का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया गया और उसी पानी को नहरों के जरिए खेतों तक सिंचाई के लिए पहुंचाया भी गया। तो जिसने कभी सिर्फ शोक दिया था, उसने अब बिजली, खेती और सुरक्षा तीनों दी। वही तो, इसीलिए वो शोक से बदलकर जीवन रेखा बन गई। ये इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा चमत्कार था। सच में ये भूगोल और इंजीनियरिंग का बेहतरीन संगम है। पर इतने बड़े बेसिन को दामोदर अकेले तो नहीं संभाल रही होगी ना? इसकी सहायक नदियां भी तो होंगी। हाँ, दामोदर बेसिन का दायरा काफी विशाल है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है बराकार। इस बराकार नदी का अपना सफर ही करीब 225 किलोमीटर लंबा है। क्या इस पर भी कोई डैम्स है? जी, डीवीसी के जो दो बहुत ही मशहूर डैम्स हैं ना, तिलैया और मैथॉन डैम, वो असल में इसी बराकार नदी पर ही बनाए गए हैं। अच्छा, दामोदर पर नहीं बल्कि बराकार पर है। बिल्कुल। इसके अलावा एक और सहायक नदी है कोनार, जो लगभग 145 किलोमीटर लंबी है और उस पर कोनार डैम स्थित है। फिर बोकारो नदी है, जमुनिया नदी है जो करीब 48 किलोमीटर बहती है, और कतरी तथा भेरा नदियां भी हैं। भेरा, जिसे कुछ जगहों पर भैरवी भी कहा जाता है। हाँ, भेरा या भैरवी। तो ये सारी सहायक नदियां मिलकर इस दामोदर बेसिन को उसकी असली ताकत देती हैं। ये तो पूरी तरह क्लियर हो गया दामोदर की कहानी जो पूरब में बंगाल की तरफ चली गई। लेकिन अब अगर हम ट्रिक सिंपल में बताई गई दूसरी प्रणाली पर आएं, यानी सुवर्ण रेखा बेसिन पर, तो यहाँ कहानी थोड़ी अलग दिखती है। इसका नाम ही अपने आप में बहुत खास है। सुवर्ण रेखा, नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे किसी सोने की रेखा की बात हो रही हो। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये नदी रांची के पास नगरी नाम के एक गांव से निकलती है और इसका कुल बहाव करीब 395 किलोमीटर का है। नोट्स में सुवर्ण रेखा को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक या फैक्ट लिखा है जो इसको पूरे झारखंड के नदी तंत्र में सबसे अनोखा बनाता है। मैं चाहता हूं कि वो फैक्ट आप समझाएं। जरूर। वो सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि सुवर्ण रेखा पूरे झारखंड की इकलौती ऐसी नदी है जो सफर में आगे जाकर किसी और बड़ी नदी की सहायक नहीं बनती। मतलब किसी बड़ी नदी में मिलती नहीं है। नहीं, ये इन पहाड़ों से निकलती है और पूरी तरह स्वतंत्र रूप से बहती हुई सीधे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये अपना रास्ता खुद तय करती है। वैसे किसी और सिस्टम में विलीन ना होना इसको वाकई अनोखा बनाता है, और शायद इसी नदी की अहमियत की वजह से इसके आसपास बड़े शहरों का विकास भी हुआ होगा। सोर्स में जमशेदपुर का खासतौर पर जिक्र आया है। हाँ, भारत का जो बहुत ही मशहूर औद्योगिक शहर है जमशेदपुर, वो इसी सुवर्ण रेखा और इसकी एक बेहद अहम सहायक नदी खारकाई के संगम पर बसा हुआ है। खारकाई का अपना सफर कितना लंबा है? खरकाई नदी खुद करीब 220 किलोमीटर लंबी है और इसी मुख्य सुवर्ण रेखा नदी पर रांची का वो बहुत ही प्रसिद्ध हुंड्रू जलप्रपात यानी हुंड्रू फॉल्स भी स्थित है। क्या बात है। और अगर हम यहाँ पर भी पानी के प्रबंधन या डैम प्रोजेक्ट्स की बात करें, जैसे दामोदर में था, तो क्या सुवर्ण रेखा बेसिन में भी ऐसी संरचनाएं हैं? बिल्कुल है। यहाँ पर चांदिल डैम, गलूदीह बराज और ईचा डैम इसी बेसिन का हिस्सा है। अब यहाँ चूंकि बराज शब्द आया है तो मैं एक छोटी सी जानकारी जोड़ देती हूँ। डैम्स आमतौर पर पानी को बड़े पैमाने पर जमा करने के लिए होते हैं, जबकि बराज का मुख्य काम पानी की दिशा मोड़ना होता है। ये एक बहुत ही काम का अंतर है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो दामोदर और सुवर्ण रेखा को समझने के बाद हम ट्रिक सिंपल की तीसरी और आखिरी बड़ी प्रणाली पर आते हैं, कोयल बेसिन। हम्म। नोट्स देखकर तो यही लग रहा है कि ये कोयल बेसिन उत्तर और दक्षिण दिशाओं के बीच का एक बहुत ही रोचक खेल है। हाँ, इसको बिल्कुल उसी गुंबद वाले उदाहरण से वापस कनेक्ट करते हैं। कल्पना कीजिए कि गुंबद के एक ही हिस्से से दो नदियां निकल रही हैं। नाम दोनों का कोयल है, लेकिन उन दोनों ने बिल्कुल विपरीत दिशाएं चुन ली हैं। उत्तर और दक्षिण। बिल्कुल। सबसे पहले हम उत्तरी कोयल की बात करते हैं। ये रांची के पठार से, खासकर पिस्का और लातेहार के आसपास के इलाके से निकलती है। और इसका बहाव कितना है? इसका सफर लगभग 360 किलोमीटर का है और जैसा कि इसके नाम में ही है, ये उत्तर की ओर बहती है और आगे चलकर सोन नदी में जा मिलती है। सोर्स मटेरियल में इस उत्तरी कोयल पर एक निर्माणाधीन परियोजना का भी बड़ा जिक्र है, मांडल डैम। ये इस उत्तरी कोयल पर ही स्थित है
और इस बेसिन को मजबूत बनाने के लिए इसमें औरंगा नदी जो 95 किलोमीटर लंबी है, हम्म। अमानत नदी जो 100 किलोमीटर की है और बुरहा नदी वो भी करीब 100 किलोमीटर तय करती है। ये सारी सहायक नदियां इसमें आकर मिलती हैं। तो ये तो उत्तर का रास्ता हो गया। अब ये दक्षिणी कोयल का क्या रास्ता है, ये कहाँ जाती है? दक्षिणी कोयल भी रांची के नगरी इलाके से ही अपना सफर शुरू करती है। वही नगरी जहाँ से सुवर्ण रेखा निकल रही थी। एकदम सही, उसी जगह से। लेकिन सुबर्ण रेखा पूरब की तरफ चली गई, जबकि ये दक्षिणी कोयल दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाती है। और इसका अपना सफर करीब 285 किलोमीटर का है। यहाँ पर नोट्स में दक्षिणी कोयल को लेकर एक ट्रिक दी गई है जो जनरल नॉलेज और परीक्षा के नजरिए से बहुत हिट है। वो ट्रिक थोड़ा विस्तार से बताइए। ट्रिक ये है कि जब दक्षिणी कोयल आगे बढ़ती है तो इसका सामना शंख नदी से होता है। शंख नदी जो खुद 240 किलोमीटर लंबी है। अच्छा। तो जब दक्षिणी कोयल और शंख नदी दोनों आगे बढ़कर उड़ीसा राज्य में प्रवेश करती हैं, तो वहां ये आपस में मिल जाती हैं और उनके इस संगम से, इनके टकराने से एक नई नदी का निर्माण होता है जिसे ब्रह्मणी नदी कहते हैं। यानी दक्षिणी कोयल और शंख नदी मिली और ब्रह्मणी बन गई। ये सच में याद रखने के लिए एक परफेक्ट ट्रिक है। हाँ, लेकिन नोट्स में जब हम दक्षिणी कोयल का हिस्सा पढ़ रहे थे, वहां एक प्रोजेक्ट का नाम था कोयल कारो परियोजना, और उसके आगे लिखा था कि ये परियोजना बंद हो गई। इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, कोयल कारो परियोजना इसी नदी तंत्र पर प्रस्तावित थी, लेकिन डीवीसी या सुवर्णा रेखा के प्रोजेक्ट्स की तरह इसको सफलता नहीं मिली। सोर्स मटेरियल में स्पष्ट लिखा है कि वहां स्थानीय स्तर पर इसका भारी विरोध शुरू हो गया था। कैसा विरोध? लोगों को लगने लगा कि इस प्रोजेक्ट से उनके जीवन और पर्यावरण पर असर पड़ेगा, तो उस विरोध के कारण इस बड़ी परियोजना को रोकना पड़ा। और यही वजह है कि वहां नदी को उसके प्राकृतिक स्वरूप में ही छोड़ देना पड़ा। ये एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कि हर जगह डैम बनना आसान नहीं होता। तो ये था ट्रिक सिंपल का सबसे बड़ा और पहला हिस्सा, नदियों को दामोदर, सुबर्ण रेखा और कोयल बासिन में बांटना। इससे सच में दिमाग में एक बहुत क्लियर मैप बन जाता है। लेकिन जो लोग खासकर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नोट्स में आगे एक एग्जाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का अलग से सेक्शन बनाया गया है। इसको प्रेजेंटेशन में सुपरलेटिव्स या डायरेक्ट हिट फैक्ट्स कहा गया है। हाँ, ये वो जानकारी होती है जहाँ कोई लंबा लॉजिक नहीं होता, बस सीधे सीधे सवाल होते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा तेज रफ्तार में करते हैं। मैं नोट्स में दिए गए इन डायरेक्ट सवालों को पूछता हूँ और हम देखते हैं कि अभी तक की चर्चा से हमें कितना याद हुआ। जरूर पूछो। पहला डायरेक्ट फैक्ट, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसमें तो कोई शक ही नहीं है, दामोदर नदी। जैसा हमने पहले बात की, इसकी पूरी लंबाई 592 किलोमीटर है। बिल्कुल। दूसरा सवाल, रांची से निकलने वाली मुख्य नदी कौन सी है? यह है सुबर्ण रेखा, जो रांची के नागरी से निकलती है और सीधे बंगाल की खाड़ी में जाती है। तीसरा सवाल, सोन नदी से जुड़ा है। सोन नदी की सहायक नदी के रूप में सबसे अहम नाम किसका है? वही जो उत्तर की ओर गई थी, उत्तरी कोयल। और ब्राह्मणी नदी का निर्माण किन नदियों से होता है? ये दक्षिणी कोयल और शंख नदी के संगम से होता है। अब यहाँ फैक्ट लिस्ट में एक बिल्कुल नया नाम आया है जो हमने बासिन वाली चर्चा में नहीं देखा था। मसानजोरे डैम किस नदी पर स्थित है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। मसानजोरे डैम मयूराक्षी नदी पर बना हुआ है। मयूराक्षी नदी। हाँ, ये नदी देवघर के मशहूर त्रिकुट पर्वत से निकलती है और इसका कुल बहाव करीब 265 किलोमीटर का है। ये दुमका होते हुए आगे बढ़ती है और अंत में ये भी बंगाल जाकर हुगली नदी में मिल जाती है। एक और नदी का जिक्र है इस लिस्ट में, अजय नदी। इसके बारे में डायरेक्ट हिट क्या है? अजय नदी का उद्गम थोड़ा खास है, क्योंकि ये मुंगेर यानी झारखंड और बिहार के सीमावर्ती इलाके से कहीं निकलती है। इसकी टोटल लंबाई 288 किलोमीटर के आसपास है और ये आगे चलकर भागीरथी नदी में विलीन हो जाती है। तो ये थे कुछ डायरेक्ट हिट्स जो परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। हम्म। अब आते हैं इस प्रेजेंटेशन के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से पर। नोट्स में भाग 1 से लेकर भाग 4 तक एक बहुत ही लंबी मास्टर टेबल दी गई है। हाँ। इसमें दर्जनों छोटी-छोटी नदियों के नाम, उनकी लंबाइयां और उद्गम स्थल लिखे हैं। अगर कोई एक-एक करके इनको रटने बैठेगा तो दिमाग से सब निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारी ट्रिक सिंपल रणनीति कैसे काम आएगी? यहाँ पर काम आती है हमारी तीसरी ट्रिक, जिसको नोट्स में क्षेत्रीय समूहीकरण या रीजनल ग्रुपिंग कहा गया है। मतलब उन्हें अलग-अलग इलाकों के हिसाब से बांटना। बिल्कुल।
हम इन सारी छोटी नदियों की लिस्ट को एक साथ देखने के बजाय उनको झारखंड के नक्शे पर अलग-अलग डब्बों या ग्रुप्स में बांट देते हैं। जब भी आप किसी एक खास क्षेत्र की कल्पना करेंगे, तो वहां की नदियां खुद ब खुद याद आने लगेंगी। चलिए फिर इस नक्शे का एक छोटा सा सफर करते हैं। सबसे पहले उत्तर पश्चिम की तरफ पलामू और उसके आसपास के इलाके का एक ग्रुप बनाते हैं। यहाँ की लिस्ट क्या कहती है? पलामू वाले ग्रुप में सबसे ऊपर नाम आता है पुनपुन नदी का। ये झारखंड के पठारी क्षेत्र से निकलती है और लगभग 200 किलोमीटर लंबा सफर तय करती है। ठीक है। इसी ग्रुप में एक लिलाजन नाम की नदी भी बहती है, जिसका सफर 80 किलोमीटर का है। और दो छोटी छोटी नदियां भी हैं, देव और मोहन, जो करीब 48-48 किलोमीटर बहती हैं। इसी पलामू वाले ग्रुप में मुझे एक और नदी दिख रही है, कान्हर। लेकिन इसके आगे जो डिटेल है वो थोड़ी अलग है। हाँ, कान्हार थोड़ी दिलचस्प है, क्योंकि इसका उद्गम झारखंड में नहीं होता। ये हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से निकल कर आती है। वहां से बहकर ये झारखंड के गढ़वा जिले में प्रवेश करती है और इसकी कुल लंबाई 275 किलोमीटर है। इसी पर कान्हर प्रोजेक्ट भी स्थित है। ठीक है, तो पलामू का डब्बा बंद करते हैं। अब नक्शे में थोड़ा पूर्व की ओर चलते हैं। संथाल परगना, दुमका और देवघर का क्षेत्र। इस ग्रुप में क्या है? ये संथाल परगना का पूरा क्षेत्र पहाड़ियों से भरा हुआ है। यहाँ पर नदियों का एक बहुत घना जाल बिछा हुआ है। इस ग्रुप में द्वारका नदी आती है, जो करीब 156 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा? इसके अलावा यहाँ कई सारी ऐसी छोटी नदियां हैं जिनकी लंबाई लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है, जैसे बाकरेश्वर, हिंगलो, चंदन और तेलिन नदी। और इसी ग्रुप में राजमहल की पहाड़ियों का भी जिक्र है, और वहां से एक नदी निकल रही है, बांसलोई। बिल्कुल, बांसलोई नदी सीधे इन राजमहल की पहाड़ियों से ही जन्म लेती है। इसका कुल बहाव 120 किलोमीटर का है और ये मुख्य रूप से पाकुर और साहिबगंज जैसे इलाकों को पार करती हुई निकलती है। तो पलामू हो गया, संथाल परगना हो गया। अब नक्शे में थोड़ा दक्षिण की तरफ नजर डालते हैं। पश्चिमी सिंहभूम और कोल्हान का क्षेत्र। यहाँ का रीजनल ग्रुप कैसा है? इस दक्षिणी हिस्से में कोयल नदी की जो सहायक नदियां हैं, उनका काफी बड़ा असर दिखाई देता है। जैसे यहाँ एक साउथ कारो नदी है, जिसकी लंबाई 160 किलोमीटर है, और एक नॉर्थ कारो है, जो रांची के पास से निकलकर 170 किलोमीटर का सफर तय करती है। यहाँ भी नोट्स में एक ऐसी नदी दिख रही है जो बाहर से आ रही है, कन्हार की तरह, कोयना नदी। सही पकड़ा। कोयना नदी झारखंड की सीमा के बाहर से, यानी ओडिशा की पहाड़ियों से निकलती है। ये साइज में काफी छोटी है। इसका सफर सिर्फ 83 किलोमीटर का है। लेकिन इस कोल्हान क्षेत्र के ग्रुप का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसके बाद हमारे पास आखिरी ग्रुप बचता है, हजारीबाग और गिरिडीह का इलाका। यहाँ की कहानी क्या है? तो इस इलाके के अधिकतर मुख्य नदियां तो दामोदर की सहायक नदियां ही हैं, जैसे कोनार और जमुनिया, जिनके बारे में हमने पहले बेसिन वाले हिस्से में बड़ी डिटेल में बात की थी। हाँ, दामोदर वाले सेक्शन में। लेकिन उनके अलावा इस ग्रुप में सकरी नदी भी आती है। सकरी नदी भी झारखंड के पठार से जन्म लेती है और इसका बहाव लगभग 120 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो अगर हम अब रुककर थोड़ा पीछे मुड़कर देखें, तो ट्रिक सिंपल की इस रणनीति ने सच में उस भारी टेबल को एक बहुत आसान सी कहानी में बदल दिया है। वही तो। पहले हमने उस उल्टे कटोरे वाले गुंबद की कल्पना की, वहां से हमने नदियों को 3 बड़े बेसिन में बांट दिया, दामोदर, सुबर्ण रेखा और कोयल। उसके बाद हमने सीधे डायरेक्ट हिट वाले सुपरलेटिव्स को सॉल्व किया, और आखिर में जो बची हुई नदियां थी उन्हें उनके राज्य के हिसाब से अलग अलग इलाकों में फिट कर दिया। और यही इस अप्रोच की असली खूबसूरती है। जब आप किसी लंबाई या नदी के नाम को उसके इलाके या इतिहास के साथ जोड़ देते हैं, तो वो आपके लिए बस रटने का बोझ नहीं रहता, वो वहाँ की पहचान बन जाता है। बिल्कुल बन जाता है। हमने आज दिशाएं देखी, डैम्स देखें, बहाव की लंबाई देखी, लेकिन इन नोट्स के आखिरी पन्नों में एक ऐसी बात छुपी हुई है जो मेरी सोच को थोड़ा अटका रही है। ऐसी क्या बात है? मैं सोच रहा था कि इन सोर्स नोट्स में हमने नदियों के दो बिल्कुल अलग अलग भविष्य देखे। एक तरफ हमारे पास दामोदर थी, जिसे किसी जमाने में बंगाल का शोक कहा जाता था। इंसान ने 1948 में आकर डीवीसी के रूप में बड़े बड़े कंक्रीट के डैम्स बनाए, उस नदी को बांधा और उसे शांति से एक जीवन रेखा में बदल दिया। हाँ, डीवीसी एक बहुत बड़ा बदलाव था। और ठीक उसी के बरक्स दूसरी तरफ हमने कोयल कारो का उदाहरण देखा, जहां विरोध हुआ, प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा और नदी को अपने प्राकृतिक रूप में ही बहने दिया गया। ये तो किसी भी विकास और प्रकृति के बीच का एक बहुत ही क्लासिक टकराव है। सोर्स मटेरियल ने इसको बड़ी शांति से बस एक फैक्ट के रूप में दर्ज कर दिया है। पर इस फैक्ट के आगे का सवाल बहुत बड़ा है। सोचने वाली बात यह है कि जो डैम्स हमने 1948 में बनाए थे,
वो डीवीसी वाले कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स, वो अब लगातार पुराने हो रहे हैं। आखिर हर चीज की एक उम्र होती है ना। हाँ, इनकी भी एक लिमिट तो है ही। तो आज नहीं तो कल, एक दशक बाद या 2 दशक बाद, जब इन पुराने डैम्स की म्याद पूरी हो जाएगी और ये कमजोर पड़ने लगेंगे, तब क्या होगा? जिन नदियों को हमने इतने दशकों से बांध कर रखा है, क्या वो फिर से अपनी पुरानी ताकत और अपने पुराने रास्ते की तरफ नहीं लौटेंगी? ये सच में डराने वाला ख्याल है। ती हैं। ये वाकई एक बेहद गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है। हमने अपने हिसाब से इन नदियों को मोड़ने की पूरी कोशिश की है, पर नेचर के साथ हमारा ये जो एक टेम्पररी एग्रीमेंट है, ये आने वाले वक्त में कब तक टिकेगा, ये तो वक्त ही बता पाएगा। और इसी गंभीर और सोचनीय सवाल के साथ हम इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। नदियों, पहाड़ों और इस पूरे ट्रिक सिंपल के सफर में जुड़ने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि इस चर्चा को सुनने वालों को अब झारखंड का नक्शा एक बिल्कुल नए नजरिए से दिखाई देगा।